हे एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग एक और चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर, इस चैप्टर से जितने भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा उन सारे सवाल को हम लोग लेकर के आ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग सबसे पहला सवाल, यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी लिखा हूँ और उस क्वेश्चन का साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, और किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है ताकि आपका अधिक से अधिक नंबर स्कोर जो भी है आपका वो अच्छा स्कोर आप कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं। आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता है, यानी कि जो भी डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, आश्वित जल का मतलब हो गया यहाँ पर आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो जो भी आश्वित जल होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते भाई, जबकि वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालक होता है। यानी कि बोल रहा है कि आश्वित जल में करंट नहीं आता है, जबकि जो वर्षा के जल होते हैं, एसिडिक जो रेन होते हैं ना, ये वाटर वाले रेन होते हैं, उसमें करंट आता है। क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आश्वित जल बिल्कुल क्या होते हैं? शुद्ध जल होते हैं। तो आश्वित जल शुद्ध जल होते हैं। ठीक, अब शुद्ध जल है तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें कोई भी प्रकार का आयन नहीं होता है। तो जिसमें आयन नहीं बनता है, परंतु जो वर्षा के जल होते हैं तो वर्षा के जल में अम्ल होते हैं, यानी कि वर्षा के जल में हल्का फुल्का अम्ल की मात्रा होती है। अब क्यों होती है ये अम्ल की मात्रा? क्योंकि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल कर इसे क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। देखिए वायुमंडल में आपका, यहाँ पर मैं ये इसका मैं एक्सप्लेनेशन एक काम करता हूँ, मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, बिल्कुल भाई। यहाँ पर कहीं बादल ये रहा और ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडल। तो ये इस बादल से पानी क्या हो रहा है? अभी नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? H2O। तो जब ये जल ये वायुमंडल के सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना रहा है? H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बना रहा है। तो ये जो जल हुआ, ये जो गैस हुआ, इस जल को क्या कर दिया? अम्लीय बना दिया। तो क्या बोला है यहाँ पर? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर इसे क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। समझे? इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसी कारण से जल जो होते हैं, वर्षा के जल जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। आश्वित जल शुद्ध जल होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है। अब जब आयन ही नहीं बनेगा तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं। परंतु वर्षा के जल में अम्ल होते हैं। क्यों अम्ल होते हैं? क्योंकि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर इसे क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसका एक उदाहरण आपको देना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए जब आपका अम्ल, ठीक है, अम्ल अम्ल का फॉर्मूला, जैसे कि कोई भी अम्ल में क्या होता है कि आपका कौन सा आयन मिलता है हमें? हाइड्रोजन आयन। तो जब आपका अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं एवं क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब है जब अम्ल एवं क्षारक, इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जब अम्ल एवं क्षारक, अम्ल ये हुआ, क्षारक ये हुआ, परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं एवं समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। एवं एक दूसरे के प्रभाव को, भाई ये तो रिपीट वर्ड हो गया, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं एवं लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एवं एक दूसरे के प्रभाव को भी क्या कर देते हैं? उदासीन भी कर देते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि HCl हो गया, NaOH, दोनों अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड और H2O। यहाँ से आप कैसे बनेगा भाई ये रिएक्शन? तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। तो हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, तो हाइड्रोजन और OH मिल करके क्या बना लिया? यहाँ से H2O, यहाँ सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। कुछ इस प्रकार से बना हमारे पास। सेकंड, अगर और भी हम लोग एग्जांपल देखना चाहेंगे तो और भी एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर जैसे कि मैं ले रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ और ये MgOH का हॉल्ट वाइज, ये क्या हो गया आपका?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया किया तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा तो H और OH मिलकर के क्या बना लेगा भाई, H2O बना लेगा। और यहाँ पर SO4 और यहाँ पर Mg। याद करिए जो लेक्चर नंबर 1 देखे थे, जो हम लोग चैप्टर 1 जो हम लोग बैक रिवीजन कर रहे थे, उसमें हम बोले थे कि पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद देन नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट क्या है, मैग्नीशियम, और उसके बाद नेगेटिव पार्ट है सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट ये हुआ, ये आपका लवण हुआ, और ये आपका क्या हुआ, जल। तो यहाँ पर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हो जाएगा कि जब अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं एवं लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए। चलिए, एक और हम लोग क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर ये 1 हुआ भाई, ये 2 हुआ क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग 3 वाला पहले समझ लेते हैं। अम्ल तथा क्षारक में अंतर क्या होता है? तो एक ओर हम लिख रहे हैं अम्ल, और दूसरी ओर हम लिख दे रहे हैं क्षार। ठीक है, ये तो क्षारक अम्ल हो गया और दूसरा क्षारक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल, तो इसका पहली बात तो याद रखिएगा, दोनों के बीच में अंतर हम बता रहे हैं। तो अम्ल जितने भी होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और जितने भी क्षार जो होते हैं ना, जितने भी क्षारक जो होंगे, उनका जो स्वाद होगा, वो भाई स्वाद क्या होगा, इसका कड़वा होगा, कड़वा स्वाद होगा। जैसे कि नीम वगैरह देखे होंगे, नीम का पत्ता खाए होंगे तो स्वाद में कैसा लगता है, वो क्या खट्टा लगता है क्या, नहीं, कड़वा लगता है, तो वो क्षारक हो जाएगा। लेकिन आम वगैरह, इमली वगैरह खाइए, संतरा ये सब खाइए, तो स्वाद में खट्टे लगते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अम्ल। तो जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा। तो पहला, स्वाद के आधार पर। दूसरा, जितने भी अम्ल होते हैं ना, वो जल में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। कौन सा आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलिए, या तो फिर इसी को कौन सा आयन बोलिए, हाइड्रोनियम आयन बोलिए। आयन किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो किसी के ऊपर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, लेकिन कब, कब प्रदान करते हैं ये, तो जल में वियोजित होकर, यानी कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तब। तो जितने भी सारे अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जल में वियोजित होकर के, जबकि क्षार जो होते हैं वो जल में वियोजित होकर कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब यहाँ पर सुनिए, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, वह अम्ल उतना ही प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल का डेफिनेशन निकल गया, प्रबल अम्ल का डेफिनेशन क्या निकल गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर खूब ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्च होती है तो प्रबल अम्ल, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निम्न होती है तो वह दुर्बल अम्ल। हाइड्रोजन आयन अगर पूर्ण रूप से टूट जाती है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाती है, ये हाइड्रोजन आयन है ना, तो हाइड्रोजन आयन अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल का, प्रबल अम्ल कहलाएगा। और हाइड्रोजन आयन जो है, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, पूर्ण रूप से नहीं टूटा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से अगर हाइड्रोक्साइड आयन पूर्ण रूप से टूट गया, ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ पर वियोजित हो गया तो प्रबल क्षारक, और पूर्ण रूप से नहीं वियोजित होता है तो दुर्बल क्षारक। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, अम्ल दुर्बल हो जाएगा। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया आपका। तीसरा हम लोग और डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं, लिटमस पेपर के आधार पर निकाल सकते हैं कि अम्ल में क्या होता है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है ना, वो लाल लिटमस में बदल जाता है। ट्रिक याद रखिएगा, अनिल। क्या ट्रिक याद रखोगे भाई आप लोग, अनिल। आ से हो गया यहाँ पर आपका अम्ल, ठीक है, आ से अम्ल हो गया, नी से यहाँ पर हो गया नीला, और ला से यहाँ पर क्या हो गया, लाल। मतलब अम्ल क्या करता है, अम्ल का काम है नीला लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देना, लाल लिटमस में परिवर्तित कर देना। जबकि यहाँ पर क्षारक वाला में देखते हैं तो ट्रिक याद रखिएगा, छलनी। नहीं कहता बहुत गोटे एकदम ठेठिया लैंग्वेज में छलनिया, छलनी से मारेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, छलनी। ठीक है, तो छा से आपका क्या हो गया, ये क्षारक हो गया, ला से क्या हो गया, लाल, और नी से क्या हो गया, नीला। चलो, अम्ल और क्षारक में एक हम लोग फिर से एक बार अंतर देख लेते हैं। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। क्षारक का स्वाद क्या होता है,
कड़वा होता है। अम्ल क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से ये हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाते हैं, मतलब वैसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन में वियोजित होते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और वैसे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित होते हैं उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का सांद्रता प्रबल अम्ल होगा, जितना कम हाइड्रोजन आयन का सांद्रता दुर्बल अम्ल होगा। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता ज्यादा प्रबल क्षारक होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता कम मतलब दुर्बल क्षारक होगा। उसके बाद तीसरा फिर हम लोग का क्या है कि अम्ल क्या करता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ मैं बातों को ऐड कर दे रहा हूँ। लिटमस पेपर जो है ना आपका, लिटमस पेपर एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक माना जाता है, जो कि क्या ये किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लाइकेन नामक पौधा से। किस पौधे से प्राप्त होता है लिटमस पेपर? लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है, जिसका अपना जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जो बच्चा को यहाँ पर बताएं, जो अच्छा से देखे वीडियो को, वो तो बता सकते हो ना कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने पर अम्लीय गुण क्या होता है? कम होता है। समझ में आ गया? मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो अम्लीय गुण अधिक होगा, मतलब वो अम्ल प्रबल होगा, जबकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो अम्लीय गुण कम होगा, मतलब वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में शुष्क लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई यहाँ पर शुष्क बोला है, सिर्फ लिटमस नहीं बोला, यहाँ पर शुष्क बोला है। ड्राई लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई एकदम सूखा है ना, तो शुष्क लिटमस पेपर का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शुष्क है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बोलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये अम्ल है ना, तो ये अम्ल क्या करेगा, नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा। नेक्स्ट, अम्ल तथा क्षारक में अंतर लिखें। तो ये तो अंतर हम पहले ही आप लोगों को बता दिए। अब एक और टॉपिक बता देते हैं यहीं से, सूचक किसे कहते हैं, यानी कि इंडिकेटर क्या होता है। तो सूचक क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा, भाई रंग या तो गंध परिवर्तन के द्वारा, रंग या तो गंध परिवर्तन के द्वारा हमें किसका जानकारी देगा? अम्ल या क्षारक अथवा लवण की जानकारी देता है। अम्ल या क्षारक की जानकारी देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सूचक कहते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जो रंग या गंध परिवर्तन के बारे में, ठीक है, जो वैसे पदार्थ जो रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल अथवा क्षारक की जानकारी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिटमस पेपर लीजिए, तो लिटमस पेपर क्या कर रहा है? लिटमस पेपर क्या कर रहा है कि जो भी अम्लीय पदार्थ होंगे, उस अम्लीय पदार्थ में नीला लिटमस पेपर किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? लाल लिटमस में। तो ये नीला किसमें परिवर्तित हो गया? लाल में। यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है। हाँ सर, रंग में परिवर्तन हुआ तो एक प्रकार का ये क्या हो गया? सूचक हुआ। सूचक क्या हुआ आपका? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपका क्या हुआ? सूचक का काम किया। हल्दी, हल्दी भी किसका काम करता है? सूचक का काम करता है। देखिएगा सब्जी उब्जी जो है ना, कभी शर्ट वगैरह के ऊपर में सब्जी गिर जाता है, उसके बाद फिर उसको हम लोग साबुन से रब करते रगड़ते हैं, तो देखिएगा साबुन से रगड़िएगा तो आपका जो शर्ट होता है ना, वो किस कलर का हो जाता है? थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो जब भी हल्दी जो है, यानी कि जब भी ये हल्दी क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग किस प्रकार का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। जबकि ये हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग किस कलर का हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? पीला रंग का। तो लिटमस पेपर हो गया या तो हल्दी हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? आपके ये सब के सब सूचक हो गए। होप कि सूचक आपको समझ में आ गया। सूचक किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल अथवा क्षारक की जानकारी देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मेन दो टाइप का है यहाँ पर। ठीक है, एक तो हो गया प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो वैसे सूचक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। वैसे सूचक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी हो गया। और दूसरा होता है आपका यहाँ पर संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? तो वैसे सूचक जो मानव निर्मित है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनोल्फथेलिन हो गया,
फिनोल्फथालीन, और क्या हो गया आपका मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। ये सब के सब आपके कौन से सूचक माने जाते हैं? संश्लेषित सूचक माने जाते हैं। उसके बाद एक होता है आपका गंधीय सूचक, एक नया टॉपिक ही ये बन जाता है, अलग टॉपिक बन जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो ये गंधीय सूचक क्या होते हैं? तो वैसे सूचक जो हमें गंध परिवर्तन के द्वारा, या तो वैसे पदार्थ जो हमें गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल अथवा क्षारक की जानकारी देते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो गंध परिवर्तन के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है गंधीय, तो वैसे पदार्थ जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल अथवा क्षारक की जानकारी देते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा प्याज, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? लौंग का तेल, लौंग का तेल, या तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वेनिला कह देते हैं। होप कि ये वाला भी टॉपिक आपका क्या हो गया होगा भाई? क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको लिख, चलिए अब देख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन पर नहीं दिखता हुआ तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। इससे धावन सोडा और बेकिंग सोडा का निर्माण का प्रक्रिया जल्दी पेपर में नहीं पूछता है। धावन सोडा और बेकिंग सोडा का निर्माण की प्रक्रिया की जगह पर इसका उपयोग पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, हालांकि मैं इस वीडियो में आपका कवर कर दूंगा कि निर्माण की प्रक्रिया भी क्या होती है। क्वेश्चन क्या है अभी, उस पर फोकस करते हैं। धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखे। तो मेरे पास जगह कम था, थोड़ा सा हम अच्छा से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। धावन सोडा के उपयोग लिख करके डैश दिए। तो धावन सोडा, नाम से ही पता चल रहा है धावन सोडा मतलब धोने वोने में काम आएगा। तो पहला चीज क्या है कि घरों की साफ सफाई के लिए अथवा कपड़ों की साफ सफाई के लिए। दूसरा क्या है कि अब भाई ये धोवन, धावन सोडा है तो धोने वोने के काम में आएगा। तो साबुन के उपयोग में, या तो फिर किसके उपयोग में? कांच के, या तो फिर पेपर उद्योग में काम आते हैं। तो कांच या तो फिर साबुन के उपयोग में। नेक्स्ट फिर क्या है? अब हम लिख रहे हैं बेकिंग सोडा के दो उपयोग। तो बेकिंग सोडा के दो उपयोग कौन कौन सा चीज है? याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेकिंग सोडा वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यहाँ पर पेपर में आता है, देखने को हमें मिलता है। तो पहला क्या है? खाने की चीजों को मुलायम बनाने के लिए। देखिएगा आपका केक वगैरह जो देखे होंगे कि स्पंजी होता है, पारोटी वगैरह स्पंजी होता है, वो किस कारण से होता है? बेकिंग सोडा के कारण से होता है। जब उन सभी चीजों में हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं ना, तो बेकिंग सोडा से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्रेड वगैरह को गौर से देखिएगा आप लोग, तो ब्रेड के बीच बीच में होल रहता है, छोटा छोटा सा छिद्र रहता है। भाई वो क्यों रहता है? क्योंकि उस ब्रेड के अंदर से क्या निकलती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वही गैस के कारण आपका जो भी ब्रेड वगैरह रहता है वो मुलायम बनता है, स्पंजी बनता है। तो खाने की चीजों को मुलायम बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है इसका उपयोग? सोडा अम्ल अग्निशामक में। चलिए, ठीक है। सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब हुआ भाई फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आग को बुझाने के लिए, ठीक है। देखे होंगे बैंक वगैरह में जाइएगा तो एक लाल कलर का सिलेंडर रहता है। बैंक जाइए, हॉस्पिटल जाइए, स्कूल वगैरह जाइए, तो वहां पर लाल कलर का सिलेंडर रखा रहता है। उसमें आपका एक गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट वो अग्निशामक यंत्र जो है, वो अग्निशामक जो उसके अंदर में है, वो बना कैसे है? किसके द्वारा? बेकिंग सोडा के द्वारा। अब इसका ये सब थोड़ा बनता कैसे है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने होंगे, पीओपी, प्लास्ट्रा, ठीक है। किसी का हाथ गोड़ तो जरूर टूटा होगा कभी ना कभी, भगवान खुदा ना करे ऐसा, हे भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसका हाथ पैर टूटे, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्र रोधी, देखिएगा किसी का हाथ पैर टूटते हैं तो डॉक्टर बोलता है बेटा अगर ये वाला लगल है ना, तो इसको एकदम नहाते टाइम जो है इसको भिंगाना नहीं, ठीक है। अगर नहाओगे भी तो प्लास्टिक भी पहन के नहाओ, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है ना, ताकि यह जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया ना कर सके। क्या आपको पता है कि डॉक्टर लोग जो पलस्तरा करता है, तो हमें क्यों बोलता है कि नहाते वक्त इसको भिंगाना नहीं चाहिए? क्यों बोलता है? तो इसलिए बोलता है ताकि जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, दरअसल वो रहता क्या है? जो लपेटा रहता है वो रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वो अगर आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O।
ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप नहाएंगे तो जल के अणुओं के साथ तो अभिक्रिया होबे करेगा ना, तो ये दोनों आपस में विक्रिया कर लेंगे और CaSO4.2H2O क्या बन जाएगा भाई, जिप्सम बन जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर काटे काटे कटे भी नहीं करेगा, काट रहा नहीं कटाएगा, तो बोलेगा लगता है बेटा नहाया था इस कारण से नहीं कटा रहा है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र रोधी का मतलब हुआ नमी से दूर रखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है ताकि यह जल के अणुओं से अभिक्रिया ना कर सके। यदि वे इससे अभिक्रिया करेंगे, किससे, जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिप्सम में परिवर्तित हो जाएंगे, जो काफी, ये लिखा हुआ है काफी, ठीक है, जो काफी कठोर पदार्थ होता है। जिप्सम आपका क्या होता है, एक कठोर पदार्थ होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण का प्रक्रिया हम समझा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये ना पूछे, अगर बोल देगा कि बताओ भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण का प्रक्रिया बताओ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रक्रिया तो सुनिए, ये है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, CaSO4.2H2O, इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट दो को हम लोग कहते हैं डाई, तो कैल्शियम सल्फेट डाई H2O को हाइड्रेट, तो इसका पूरा नाम आप पढ़िए, क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग खूब एकदम बढ़िया से हीट करेंगे, ठीक है, कितना टेम्परेचर पर, एट 443 केल्विन, 443 केल्विन तापमान पर हम लोग गर्म करेंगे, है ना। तो जब हम लोग इतना टेम्परेचर पर गर्म हम लोग करते हैं, टेम्परेचर देख लीजिएगा सर, 443 नहीं है सर, 371 इस प्रकार से कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर है। तो जब जिप्सम को हम लोग इतना टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ना, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और क्या बनाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और साथ में यहाँ पर 3/2 H2O ये निकलता है, और ये जो हुआ आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी कि अभी याद आ गया, इसको हम लोग कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, या तो 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सुनिए फिर से, कि ये किसका सूत्र हो गया भाई, जिप्सम का हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो इसको सेंटेंस में हम कैसे लिखते हैं, तो सेंटेंस में लिखने के लिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं, बस खाली ये याद रखिएगा। जब, इसके पहले क्या बैठा दीजिए, जब जब जिप्सम को गर्म किया जा रहा है ना, तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर, जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट 1/2 मतलब आधा, आधा का अर्ध, तो यह कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। फिर से आते हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 373 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो डॉक्टर वही बोले कहाँ पर उपयोग हो रहा है, तो जो हड्डी उड्डी टूट गया तो वो हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों की मरम्मत में होता है, ठीक है, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में हो गया, और क्या हो गया, खिलौने बनाने में होता है, जितने भी आपके सजावटी सामान हो गए उन सभी चीजों में होता है, ठीक, ये सब चीज हो गया, ठीक है। अब ये सब चीजों पर हम लोग आते हैं कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है और बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, ये लिख लिए होंगे, तो आप लोग हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक और चीज बता देते हैं कि धावन सोडा का बोल भाई निर्माण कैसे होता है और बेकिंग सोडा का भी निर्माण कैसे होता है सर, ये बता दीजिए। तो पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को बेकिंग सोडा का निर्माण, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि ब्राइन विलियन किसे कहते हैं, ब्राइन विलियन, ब्राइन विलियन किसे कहते हैं, तो ले लीजिए खूब मस्त पानी, पानी ले लो भाई तुम, और उस पानी में क्या डाल दो, नमक डाल दो, पानी में क्या डाल दो तुम, नमक। तो पानी और नमक के विलियन को हम लोग कहते हैं ब्राइन विलियन। ब्राइन विलियन किसे कहते हैं, जब हम लोग पानी में क्या ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, नमक को। तो जब पानी में आप नमक को ऐड करिएगा तो उस विलियन को हम लोग कहते हैं ब्राइन विलियन। अब इसी में हम लोग और डाल देते हैं, अमोनिया भी डाल दिए, तो ये क्या हो गया, अमोनिकल ब्राइन विलियन हो गया। अमोनिकल ब्राइन विलियन, ब्राइन विलियन कैसे तैयार किए, इस पानी के भीतर में नमक डालें और उसके बाद नमक, पानी और उसी के अंदर में क्या मिला दिए, अमोनिया। तो अमोनिकल ब्राइन विलियन में एक और चीज पास करवाएंगे भाई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब, अब क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जब अमोनिकल ब्राइन विलियन में
CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो आपका NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है और साथ में NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये सह उत्पाद हो गया, ठीक है? इसका उतना काम नहीं है, बट ये तो मेन है आपके लिए, मेन है ये बेकिंग सोडा। क्लियर हो गया? फिर से आइए, जब अब बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे हुआ? तो जब अमोनिकल ब्राइन विलयन में हम लोग कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो किसका निर्माण होता है? बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। एवं क्या बनता है आपका? अमोनियम क्लोराइड। ये नहीं लिखिएगा, चलेगा 10th लेवल में, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखना है भाई। जो बनाओगे वह नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा ना। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का तो उपयोग बता दिए। अब बताते हैं धावन सोडा का निर्माण, ठीक है? धावन सोडा के निर्माण की प्रक्रिया, धावन सोडा के निर्माण की प्रक्रिया। तो हम लोग धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है सो हम लोग जानते हैं, ठीक? पहला चीज है, क्या है? यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र? NaHCO3 ये होता है। इस बेकिंग सोडा को आप गर्म करो, तो जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो Na2CO3 मिलेगा यहाँ से, ठीक? उसके बाद फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर क्या बना? जल। अब इस सोडियम कार्बोनेट में हम लोग क्या कर दिए? जल के कुछ अणुओं को दे दिए। कितना जल का कितना अणु है मिला दिए? जल का 10 अणु मिला दिए। तो सोडियम कार्बोनेट में जब जल के 10 अणु मिलाते हैं ना, तब जाकर के आपका बनता है धावन सोडा, H2O। वो भी कितना अणु? 10 अणु। सोडियम कार्बोनेट 10 को हम लोग कहते हैं डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। धावन सोडा का नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये धावन सोडा का रासायनिक नाम हुआ, जबकि रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O हुआ ये, ठीक? ये कैसे बना? इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन का जल भी। एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपका, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ में जल के कुछ अणु मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पर बताओ भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है क्या? नहीं, इस सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु मौजूद है? 10 अणु मौजूद है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसी को हम लोग कहेंगे क्रिस्टलन का जल। जब किसी पदार्थ में जल के कुछ अणु भी मौजूद होते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे कि CuSO4.5H2O, नीला थोथा ले लीजिए, इसमें भी जल के कुछ अणु मौजूद है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलन का जल। ये भी तुम ले लो, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है? इसमें भी जल के अणु है, इसको भी हम लोग कहेंगे क्रिस्टलन का जल। CaSO4.12H2O, ये हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें भी जल के अणु है। हाँ सर बिल्कुल है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसमें भी जल के अणु होते हैं। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलन का जल। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, एक दो बचा हुआ, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का। व्यंजक चूर्ण के निर्माण की प्रक्रिया बताना है आपको और उसके दो उपयोग भी लिखना है। किसका? व्यंजक चूर्ण का। सबसे पहली बात